दोस्तों हमारे कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है। तो गाज़ा में जिस तरह से कत्लेआम इज़राइली फ़ोर्सेस कर रही है, उसको लेकर के देश और दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं। साथ में ही अपने देश में भी कई सारे लोग हैं जो गाज़ा को लेकर के विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और कहीं न कहीं गाज़ा की हिमायत में यहाँ पर भी एक मार्च निकालना चाहते हैं। उसी को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसको लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना टिप्पणी आया, जिसको लेकर के सीपीआईएम ने आलोचना की है कि जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप लोग विदेश में हजारों किलोमीटर दूर जो गाज़ा में हो रहा है उसको लेकर के आपको नजर आ रही है, लेकिन अपने देश में जो मुद्दे हैं उसको लेकर के आप लोग आंख मूंद लेते हैं। शैलेंद्र जी, गाजा के समर्थन में और ये जो साम्राज्यवाद या इसराइल है अमेरिका के खिलाफ में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई के अंदर भी करना चाहिए ऐसा हमने तय किया था। तो ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी की ओर से हमने एप्सो की ओर से ये सोचा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जाएगी तो शायद ये जो है परमिशन नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने सोचा कि एप्सो जो है ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी जो है उसके माध्यम से हम इनको जाकर पुलिस को देंगे और पुलिस को देने के बाद उसके ऊपर हम कार्यक्रम करेंगे। इसलिए हमने वो लेटर दिया। लेटर देने के बाद उन्होंने क्या किया, हमें सभी को जो है जो जो सिग्नेटरी थे वहां पर वो सभी के सिग्नेटरी के नाम से उन्होंने नोटिस भेजा 168 का कि आपको आजाद मैदान के अंदर ये अंतरराष्ट्रीय सवाल है और इसके बारे में कुछ भी हो सकता है। आपकी ओर से अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। इस बात को लेकर उन्होंने हमारा जो परमिशन है वो डिनाई किया और फिर उसको लेकर हमने उनको बोला, जाके हमने मिले और मिलकर हमने डीसीपी जो है जोन 1 के उनसे मुंडे से भी मिले, एडिशनल सीपी से मिलने को गए। अरे भाई हम लोग पीसफुली ये कर रहे हैं और हमारा ये जनवादी मूलभूत अधिकार है और हम भारत के रहने वाले नागरिक, हम 1948 से लेके जब से ये इजराइल को वहां पर पैलेस्टाइन के अंदर बसाया गया और उनकी ओर से इजराइल का पैलेस्टाइन की जनता को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने बात किया। उसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी ने उसको बोला भाई ये जो है इनके साथ इस तरह से मत करो। उसके बाद नेहरू जी ने बात किया। फिर जो नॉन अलाइड मूवमेंट है उसके हम तो पहरेदार रहे हैं ना, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके यासिर अराफात जो है वो पीएलओ के हमारे भारत में दो बार आए हैं। तो हमारा उनका जो है एक अलग रिश्ता है और ऐसे में आज इजराइल जिस तरह से कर रहा है वो हमारी देश की जो जनता है, हम अमन पसंद सोचने अमन पसंद की हिमायत करने वाले लोग हैं और उसके लिए मुझे लगता है कि भारत के अंदर जब जब इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भी इस तरह की दमन की कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ में भारत की जो अमन पसंद जनता है, जो शांतता से और अपनी आवाज इस तरह से जो है उनके साथ एक सॉलिडिटी व्यक्त करने का काम करती है, तो हमने भी करना चाहिए। यहाँ पर इस तरह का हमने निर्णय लिया। उसको लेकर उन्होंने नोटिस दिया। जिस दिन वो कार्यक्रम था 18 जून को, उस वक्त उन्होंने क्या किया, तो हमारे जितने भी उस आंदोलन के अंदर के लोग थे उन सभी को पहले दिन से ही डिटेन करना शुरू कर दिया। उसके अंदर कॉमरेड प्रकाश रेड्डी, फिरोज मेटीवाला, श्याम गोयल हो, हमारे पार्टी के तीन कॉमरेड पवई के अंदर, पवई आईआईटी के अंदर कॉमरेड हरि घाड़गे, कॉमरेड शैलेंद्र चौहान, कॉमरेड तबरेज सैयद, ऐसे सभी लोगों को। और हमारा जो भांडुप का दफ्तर है वो भांडुप के दफ्तर के ऊपर पूरा पुलिस का पहरा बिठा दिया और वहां से कोई भी हमारे पार्टी के एक्टिविस्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये उन्होंने काम किया। उसी के साथ साथ मेरे घर पे रात को 8:30 बजे पुलिस आई। दूसरे दिन भी उन्होंने क्या किया, सुबह 8 बजे मेरे घर पे पुलिस पहुंची थी। तब मुझे जब रात को पता चला तब मुझे मालूम, मैंने सोचा कि अगर घर में जाएगा तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। फिर हमने ये तय किया, कॉमरेड विवेक मोंटेरो हो और हम पार्टी के जितने भी डॉक्टर एसके रहे हो, हमने तय किया कि कुछ भी हो जाए हमको अरेस्ट किया जाए। और ये लोग ने जिस तरह से हमें परवानगी नकारा है, हम लोग जो है उसको लेकर हम लोग जाएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हमारा दफ्तर है आजाद मैदान के अंदर, वहां पर हम लोग 100 लोग इकट्ठा हुए और हमने वो प्रदर्शन के लिए निकले। पुलिस ने हमें अरेस्ट किया, 20, 21, 22 लोगों को एलोगेट पुलिस स्टेशन में लेके गए। हम गए उधर, मगर हमने
वो उनका जो ये था मतलब दड़पशाही थी, उसको तोड़ने का काम किया। जी। उसके बाद हमने सोचा कि एक फिर से बड़ा कार्यक्रम हम लोग आजाद मैदान में करेंगे और इरफान परवानगी साहब, लेकर देखा जाए करेंगे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि सीपीआई के लोग जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे आजाद मैदान में, वो जो भारत में जो मुद्दे हैं उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो हजारों किलोमीटर दूर गाजा है उस पर फोकस करना चाहिए। क्या हमें संविधान इजाजत देता है कि जो विदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के हम भारत में प्रोटेस्ट कर सके? नहीं, जी, ये बिल्कुल इरफान साहब। आपका जो सवाल, हेलो, आपका सवाल जो है वो वाजिब है। मेरा इतना ही कहना जी, है, मैंने आपको पार्श्वभूमि बता दिया। और फिर इसको लेकर हम हाईकोर्ट में गए। हमारे काउंसलर थे मिहिर देसाई, उन्होंने बात रखी। और जिस तरह से टिप्पणी जी, आई है हाईकोर्ट की, भुगे और ये जो गौतम अखंड नाम के दो बेंच की ओर से टिप्पणी आई, अरे हम जी, यहाँ पर भारत में आम मेहनत कश जो मजदूर है, किसान है, जो मजलूम है, उनके हक की बात करते हैं। हमारा आंदोलन, जी, जी, हमारी मूवमेंट, ये टोटल जो है ये मेहनत कशों के अंदर है। और वो जो लाल झंडा हमेशा हम लोग आम जनता के सवालों को लेके, अभी वो जो जज है उसको इतना तो अभी मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, उनकी इतनी तो सोच चाहिए। हाई कोर्ट के जज बने हैं, उसका आपकी लेवल क्या है, ये हमको पूछना है उनसे। और इसके लिए हमने जी, ये मतलब उन्होंने टिप्पणी की है कि आप हजारों किलोमीटर दूर का बात यहाँ पर लेके क्यों आ रहे हो। आप यहाँ पर जो पानी का सवाल है, बाकी और सब जो स्थानिक सवाल है, उसको तो हम कर ही रहे। इरफान साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या हमें हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जो हजारों किलोमीटर दूर विदेश में कुछ भी घटनाएं घट रही हैं यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर सके? जी सर। इरफान साहब, आप एडवोकेट है तो इस मामले पर हमें आप थोड़ा सा अच्छे से बता सकते हमारे जी, संविधान का आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। हम जी, किसी भी विषय पर कोई भी राय रख सकते हैं और उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इस प्रकार है कि अभिव्यक्ति के नाम पर आप कोई जुर्म नहीं कर सकते या जुर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकते। आप अपने जो भारत के किसी देश के साथ अच्छे संबंध है उसको खतरे में नहीं ला सकते या बदनामी, डिफेमेशन ये नहीं कर सकते हैं। यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा और कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दुनिया में किसी विषय पर कुछ भी बोल सकते हैं और ये होता आया है। मैं ये कहना चाहूँगा असमान साहब जी, कि क्या गाज़ा में जो हो रहा है उस पर प्रोटेस्ट करना, क्या ये भारत के प्रश्नों पर प्रोटेस्ट करना नहीं हुआ? इसको आप 2 अलग-अलग खेमे में कैसे बाँटेंगे? क्योंकि जी, भारत इंटरनेशनल ट्रेड से और दुनिया से जुड़ा हुआ है। भारत की एक जी, फॉरेन पॉलिसी है। तो फॉरेन पॉलिसी भी भारत और भारत के रोज़ी-रोज़गार, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के डेवलपमेंट पर असर करता है। तो जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है। तो जी, अगर गाज़ा को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसको भारत के प्रश्नों से काट कर नहीं देखना चाहिए। और यहाँ समय-समय पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं। बांग्लादेश में जब हिंदू नागरिकों पर अत्याचार होते हैं, तो हम जी, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या वो भारत के प्रश्नों पर नहीं होता? अगर जी, यूरोप में हिंदू नागरिकों पर अगर कभी कोई दमन होता है या भेदभाव होता है, तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या ये भारत के सवालों पर, भारत की जनता के सवालों पर से जुड़ा हुआ नहीं है? ये सारा जुड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से तो हाई कोर्ट के जज वो जी, अपना जो जुरिस्डिक्शन है, अपना जो दायरा है, उस दायरे के बाहर जाकर पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस कर रहे थे। उनको पॉलिटिकल व्यूज के आधार पर फैसला नहीं देना है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फैसला देना है कि जी, ये क्या नागरिकों का अधिकार है, क्या ये कानून के दायरे में आता है, क्या नागरिक के मानव अधिकारों के और फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता है। और अगर फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आता है तो जी, कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई दूसरी राय जी, नहीं है कि उनको नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। जी, सैलेम जी, बोलिए नहीं, सर। इरफान, देखिए इरफान साहब जो बोल रहे हैं ना, वो बात को जी, हम लोग उसी बात को लेकर चल रहे हैं। हाँ, हम इस तरह से इरफान साहब ने बताया कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या मिले हैं, हमारा भारत का फॉरेन पॉलिसी क्या है।
आज भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है, इजराइल के सामने गिरवी रख दिया है। आज ऐसी हालत है, मतलब हमारा कोई स्टैंड आज दुनिया के अंदर नहीं है। इतना बदतर ऐसा हालत ये 2014 से लेके अब तक ये नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसके लिए कोई स्टैंड नहीं है। और जब हाई कोर्ट के अंदर अगर इस तरह के जजेस आएंगे तो उनका हेतु यही है, वो वही सोच के रहेंगे शायद, जी ऐसा मुझे लगता है कि वो जाकर जो है वो उनको अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने का होगा तो उनकी मतलब बढ़ोतरी मिलने वाली होगी, तो वो ऐसा ही करने वाले हैं। तो जनता के जी दरबार में जाना पड़ेगा, जनता का लहर खड़ा करना पड़ेगा। हम इसके उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाले हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। हम संघर्ष जो जी है वो बराबर करेंगे और जनता के बीच में जाके जनता को खड़ा करने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 1 साल 6 महीना ही जेल में रखेंगे ना, जाने के लिए तैयार है। मगर हम अपना जो देश का जो पूरी तरह से जो एक सब व्यवस्था है, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो हमारा वो सब कुछ था, वो हम ये सरकार जो कर रही है उसको हम करने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे, उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से वामपंथ हमारे देश में सिकुड़ता जा रहा है, अपने देश के मुद्दों को लेकर के राजनीति ना करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के राजनीति कर रहा है हमारे देश में, कहीं ये तो वजह नहीं है कि इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी देश भर में सिकुड़ती जा रही है? जी दिनेश्वर जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं कॉमरेड दिनेश्वर सीपीआई-एमएल जी मुंबई स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हूं, और जहां तक मेरा गाजा के ऊपर इजराइल द्वारा नरसंहार किया जा रहा है, जुल्म सितम कहर ढाया जा रहा है, उसके खिलाफ देश भर के लोगों ने जो है कि न्याय पसंद लोगों ने अपना जी उन पीड़ितों जी समर्थन और प्रोटेस्ट किया। जी इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी काफी अपना गाजा और फिलिस्तीन के पीड़ित जनता के साथ अपनी सहमति और समर्थन जताया। जी लेकिन अब तो इस बात का है कि लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से जनता के मौलिक अधिकार जैसे सहमति और असहमति का अधिकार जो है, जी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका जिस तरह से फांसीवादी तरीका संघ और जी भाजपा के इशारे पे जो काम कर रही है वह बहुत ही चिंताजनक है। जी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार और मोदी सरकार से, और जी न्यायपालिका को भी मैं कहना चाहूंगा, ये आजाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, और हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किस जी बात की सहमति और असहमति जता सकते हैं। जी तो ऐसे में ये जनता का अधिकार हमारा अधिकार है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई खोट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है कि गाजा के ऊपर जो जुल्म सितम इजराइल द्वारा ढाया जा रहा है, जी यदि हम पीड़ित पक्ष के का साथ देना चाहते हैं, उनका हम समर्थन करना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों से अपील भी करते हैं कि जी हमें गाजा के ऊपर हो रहे नरसंहार का विरोध जी करना चाहिए, और हमको उन पीड़ित जनता के साथ एकजुटता जो कि कायम करना चाहिए। खासकर दक्षिण पंथ के लोग इजराइल के पक्ष में लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं और एक तरह का इसके पक्ष में समर्थन के लिए रैली भी निकालते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस आए दिन वायरल होते हैं। जब इजराइल के पक्ष में इस देश में रैली निकाल सकते हैं कुछ लोग, तो फिर गाजा के पक्ष में क्यों नहीं रैली निकाल सकते? सलीम साहब। देखिए, इसके कई पहलू हैं। आपने जी कोर्ट का मामला लिया है, तो पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में जो अत्याचार पीड़ित होता है उसकी कोई जी सीमा नहीं होती है। सारे इंसान एक परिवार है। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे जी प्रधानमंत्री कहते भी रहते हैं कि हम जी वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। और दूसरे धर्मों में भी ये है कि भाई जो है वो सारी इंसानियत जो है वो अल्लाह का कुंबा है,
या सारे जी। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तो इसमें कोई सीमा की बात नहीं। दूसरी जी। बात ये है कि भारत ने बहुत इस पर फ़ख्र किया जाता है। कल राजनाथ सिंह साहब ने भी संसद में कहा कि जो है वो इंदिरा गांधी का हवाला दिया, 1971 में उन्होंने जो किया था, तो अटल जी ने उनकी तारीफ की थी। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या किया था? इंदिरा गांधी बांग्लादेश में गई थी और वहां पर अपनी फौज भेजी थी और उनको आजाद कराया। तो अब हम वहां तो ये नहीं बैठ के कि भाई वो दूसरे देश का मामला है, हम उसमें जो है वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा इंदिरा गांधी ने। और हमने जो किया उस पर हम फख्र करते हैं। जी। श्रीलंका में जो है हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी, आपको पता है, वहां पे जब वो टाइगर का मामला था, तमिल टाइगर का, तो ये जो मामला है, कहीं पे जुल्म हो रहा है, कहीं पे शांति की जरूरत है, तो सारी दुनिया के लोग उसकी मदद करते हैं। इसमें कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। जो मदद नहीं कर सकते, गवर्नमेंट है, वो तो बाकायदा अपनी फौज भेज सकती है, लेकिन आम जी। लोग अपनी सॉलिडारिटी, अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। तो इसमें कोर्ट को तो सिर्फ ये देखना चाहिए था कि कानून के हिसाब से भाई कोई ऐसी जगह आप कर रहे हैं जहां पर कि दफा 147 लोगों के मिलने पे पाबंदी है, आप वहां नहीं कर सकते, जी। या ये कि कहीं अमन का खतरा है, आप नहीं कर सकते, या आप जो है वो किसी देश से अपने ताल्लुकात खराब होने, जैसा कि इरफान साहब ने बताया, वो नहीं कर सकते। कोर्ट को ये कहने का कोई राइट नहीं है, ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप किस चीज पे हेजिटेशन कीजिए, किस पे मत कीजिए। कोर्ट नहीं तय करेगा, हम तय करेंगे। जी। और हमारा ये हक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम ये तय करेंगे। कोर्ट को तो चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहता कि आपने इनको क्यों रोका, और उनको डांटता और उनसे जवाब तलब करता। उल्टा उसने कह दिया कि आप देशभक्त बनिए। अरे भाई, कोई देशभक्त को क्या इंसानों से हमदर्दी नहीं होती है? क्या देशभक्त जो है वो तड़पते हुए बच्चों को देख के उसका दिल नहीं पिघलता? क्या वो इंसाफ के लिए खड़ा होना नहीं चाहता? क्या वो दुनिया में शांति नहीं चाहता? देशभक्त है जी। क्या चीज? तो ये चीज जो है वो उस जज से पूछना चाहिए कि आप जरा बताइए कि देशभक्ति आपके नजदीक क्या है। तो ये बहुत सीरियस मामला है, और कोर्ट को जो है, कोर्ट ने विक्टिम को सवाल पूछा, और जिसने अत्याचार किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने, उसको जो है उसने चोर दरवाजा दिखाया, उसका संरक्षण किया। तो इरफान जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होता है देशभक्ति का? क्या हमारा देशभक्ति का मतलब ये होता है कि दुनिया में कहीं भी नरसंहार हो, उस पर आंख मूंद कर बस तमाशा देखा जाए, या फिर कुछ किया जाए? जी इरफान जी। जी। असमान साहब, ये देशभक्ति की कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, ना हमारे जी। संविधान में है, ना हमारे कानून में है। हाँ, आम तौर पर देशभक्ति इस तरीके से देखी जाती है कि हम हमारे देश के लोगों से प्रेम करें। हम सभी और देश के लोग यानी सभी, वो किसी मजहब के हो, किसी भाषा के हो, किसी वंश के हो, किसी जाति के हो, सभी से प्रेम करें। और जो हमारा देश का देश के सिंबल्स है, हमारा झंडा है या हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करें। हमारे यहाँ संविधान का आदर करें, संविधान में जो मूल्य दिए हैं उन मूल्यों का आदर करें। मेरे नज़र में देशभक्ति ये है। अब ये मेरी जो व्याख्या है वो सभी लोगों ने कबूल करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड व्याख्या और कहीं नहीं मिलेगी। जिसको देशभक्त कहते हैं आमतौर पर हिंदुस्तान में, वो दरअसल हिंदू सांप्रदायिक है, जिसको आमतौर पर समझा जाता है देशभक्त, कि वो देशभक्ति के नाम पर एक्चुअली मोदी भक्त है, या एक विचारधारा की भक्ति करते हैं, या हिंदू संप्रदाय की भक्ति व्यक्त करते रहते हैं, उसको वो देशभक्ति मानकर चलते हैं। क्योंकि देशभक्ति की व्याख्या संविधान में नहीं है, कानून में नहीं है, तो किसी जज को, किसी हाई कोर्ट को ये कोई अधिकार नहीं मिलता है कि इस पर वो हमें देशभक्ति का भाषण दे, या वो देशभक्ति का प्रचार करे, या इसके बारे में अपने कोई कानूनी निर्णय दे। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि दरअसल इसके पीछे देशभक्ति का होना ना होना नहीं है। इस निर्णय के पीछे शायद जो इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में है और ख़ास करके भारत में है, और ये देशभक्ति को जो हिंदू भक्ति मानी जाती है, हिंदू भक्ति को देशभक्ति मानी जाती है, उसमें वो हिंदू भक्ति, ये जो हिंदू राष्ट्रवादी वाले हैं वो ये समझते हैं कि हिंदू भक्ति यानी मुसलमानों से नफरत करना। तो मुस्लिम प्रश्नों पर जो भी हम आवाज़ उठाएंगे,
पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लाम के मानने वाले या मुसलमान हैं, उनके अधिकारों के लिए अगर आवाज़ उठाएँगे, तो उनको लगता है ये देशभक्ति के खिलाफ जाता है। ये जी, आम जिसको देशभक्त कहते हैं या आम हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं, उनकी मंशा तो हो सकती है, पर एक जज की ये विचारधारा है या जज की इस तरीके की सोच है, ये दुखद है। हमें जी, ये भूलना नहीं चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस सुरेश यादव, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रिसिक्स में जिस प्रकार के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर जिस प्रकार का घिनौना भाषण दिया, वो भी हमारे ध्यान में है कि ऐसे कुछ जजेस हैं जो एक विचारधारा से प्रेरित है, नफरती विचारधारा से प्रेरित है, और इस आधार पर वो जजमेंट देते हैं। वो अपने विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन जजमेंट देते वक्त उनको कानून देखना चाहिए और आइन देखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। इस केस में वो कानून और आइन में जो जी। अधिकार लिखे हैं, उसके बाहर जाकर देशभक्ति का भाषण दे रहे हैं, ये थोड़ा जी। सा दुखद। इस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो इस देश में जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, पार्टी का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर जो भी मुद्दा हो, उसको लेकर के आप लोगों को राजनीति करनी चाहिए, ना कि हज़ारों किलोमीटर दूर जो गाज़ा में नरसंहार हो रहा है, उसको लेकर के। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि भारत सरकार की जो पॉलिसी है पिछले कुछ समय से खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए, तब से भारत की पॉलिसी गाज़ा, फिलिस्तीन को लेकर के कहीं न कहीं शिफ्ट होती गई है। वो इज़राइल के पक्ष में होता गया है। और अभी रिसेंटली यूएन में जब सीज़फायर को लेकर के मीटिंग हुई, तो भारत एब्सेंट था। तो हम क्या माने कि भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, खासकर फिलिस्तीन को लेकर के शिफ्ट हो गई है। देखिए भारत की जो पॉलिसी है, वो अभी तक बदली नहीं है, जो मेरा जो मुताला है। और लेकिन पहले जितनी क्लियर कट प्रो पैलेस्टाइन थी और जी, एंटी इज़राइली थी, वैसी अब नहीं है। पहले तो इज़राइल का यहाँ पे कोई एम्बेसी भी नहीं थी और पैलेस्टाइन का पहले एम्बेसी बनी और बाद में फिर इज़राइल की एम्बेसी बनी, ये सब हुआ, हिस्ट्री का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफ़िशियली जी, भारत जो है वो यही कहता रहा है कि टू नेशन सॉल्यूशन होना चाहिए, जंग बंद होना चाहिए, शांति कायम होना चाहिए। अभी भी जो 1-2 मर्तबा गैर हाज़िर रहे ये लोग, अपने हमारे लोग, हालाँकि इज़राइल की सपोर्ट नहीं किया लेकिन एब्सेंट रहे। लेकिन जो आखिरी अभी 2 दिन पहले का जो स्टेटमेंट आया है यूनाइटेड नेशन में, वो यही है कि भारत ये कहता है कि हम जो है वो टू नेशन सॉल्यूशन के सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जंग जी, बंद हो और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो एड है, वहाँ आजकल बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस हो गया है, फूड का क्राइसिस हो जी, गया है, स्टारवेशन को, भूख को जो है वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर। तो भारत ने ये भी कहा कि वो एड भी वहाँ पहुँचना चाहिए। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पेपर पे कुछ नहीं बदला। ऑफिशियल स्टैंड अगर आप सरकार से पूछेंगे, अभी पार्लियामेंट में आएगा ये इश्यू, तो वही बता दिया जाएगा कि देखो यूनाइटेड नेशन में हमारा जो है वो ये स्टैंड है और हमने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। लेकिन जो चीज़ कागज़ पे होती है, वो चीज़ अमलन नहीं होती। अब आम तौर से ये माहौल बन गया कि साहब जैसे आप इरफान साहब बता रहे थे कि इस्लामोफोबिया का मामला है, सरकार उसका प्रोत्साहन करती है। तो हर वो चीज़ अभी समझो कि अगर आप उन्हीं लोगों से यही जज से पूछिए कि हम जो है वो 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ है, उसके खिलाफ एक एजिटेशन करना चाहते हैं। तो वो पूछेगा कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है बताइए मैं भी आऊँगा। तो मसला जो है वो ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल इश्यू पे कीजिए या नहीं कीजिए। मसला ये है कि मेरी पसंद के इश्यू पे कीजिए और जो चीज़ मुझको पसंद नहीं है, उस पे मत कीजिए। ये जो जी, एटीट्यूड है, ये बहुत ही डेंजरस एटीट्यूड है। तो मैं जी, समझता हूँ कि इसमें एक और एस्पेक्ट भी है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था जी, शैलेंद्र साहब ने, कि जी, अभी जो जुडिशरी है, उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर भी जो है वो नफ़रत और इस्लामोफोबिया आ गया है। जी। लेकिन बहुत गिरीश्वर जी सारे आप ऑप्टिमिस्टिक जज भी आ गए हैं। 1 मिनट में मैं अपनी बात कर देता हूँ। अभी जी, आपने देखा कि एक जज के घर पे कई करोड़ रुपया मिला, आज कल भी उनकी सुनवाई थी। तो ये पैसा जी, और तरक्की को अपना हाई कोर्ट में जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से जाने के लिए जो सरकार को खुश करने का जो मामला होता है,
इसके लिए भी ये लोग ऐसा करते हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि इसमें आधे से ज्यादा ऐसे होंगे कि अगर सत्ता बदल गई और नई सरकार का झुकाव जो है वो फिलिस्तीन की तरफ हो गया, तो ये जो है फिलिस्तीन की तरफ हो जाएंगे। इनका कोई वो नहीं है, इनको चाहिए ऐश, इनको चाहिए तरक्की, और इनको चाहिए ऐसी सरकार के आगे दुम हिलाना। तो ये जो फैसला है इसमें ये दोनों जाविये हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके अंदर नफरत हो सकता है कि वो अपने प्रमोशन के लिए भी इस तरह की बात कर रहे हो ताकि उनकी बात मानी जाए। दिनेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है गाजा को लेकर के, आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि आप लोग दूसरे मुद्दों को लेकर के राजनीति कीजिए, और आने वाले समय में आप लोग बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, शैलेंद्र जी ने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इस मुद्दे पर अगर सरकार हमें प्रशासन इजाजत नहीं देता है तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट जो है गाजा को लेकर के आखिरकार करना ही चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी है ये इतना हास्यास्पद है कि उन्होंने कहा है कि हमको सिर्फ अपने लोकल मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कूड़ा कचरा, सीवर की सफाई हो, नाली की सफाई हो। जी जो है हमको इतना ही अधिकार है, हमको इतना ही करना चाहिए। अपने देश के बाहर की मुद्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना हास्यास्पद है, ये इतना अमानवीय है कि जैसे हम मानवीय मूल्यों को भूल जाए, ताक पर रख दें। मैंने सुबह भी उसका स्टेटमेंट पढ़ा मेरे वरिष्ठ साथियों द्वारा, जो कि हाईकोर्ट का जो कि बयान, जो टिप्पणियां हैं ये प्रोटेस्ट को लेकर के, कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रोटेस्ट को लेकर के, गाजा के प्रोटेस्ट के लिए जो है प्रोटेस्ट किया गया, उस पर जो है कि वो अनुमति मांगी गई थी प्रोटेस्ट के लिए। ये जो कमेंट करते हुए, ये टिप्पणी करते हुए कि मतलब जो कि अपने लोकल चीजों पर ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि आदमी पत्थर नहीं है, संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील प्राणी होता है, और कहीं भी अन्याय हो रहा हो उसके खिलाफ जो है जिंदा होने का प्रमाण देना कोई विरोधी प्रक्रिया नहीं आता है। जी, दुनिया में कहीं भी अगर कत्लेआम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। इरफान साहब के पास जाना चाहूंगा कि अभी सलीम साहब ने कहा कि ऑन पेपर भारत सरकार फिलिस्तीन का सपोर्ट तो करती है, लेकिन देखा जाए तो जमीनी स्तर पर भारत में जो माहौल, जो समर्थन होना चाहिए लोगों का, वो फिलिस्तीन के समर्थन में कहीं ना कहीं आवाज नहीं बुलंद होती। अगर कोई प्रोटेस्ट को लेकर के अनुमति लेता है तो अनुमति मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ तक कि अगर कहीं बाई चांस फिलिस्तीन का अगर झंडा भी किसी रैली में दिख जाए तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है। जी, भारत के लोगों में फिलिस्तीन के लिए बहुत सारी हमदर्दी है, ये मेरा अनुमान है, और ये मैं जानता हूँ लोगों से बातचीत करने के बाद, वो चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो या सिख हो या जैन हो, सब में वो हमदर्दी है। लेकिन जो कुछ हिंदू राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम दुश्मनी से ठूस कर उनके दिमागों में भरी हुई है, उनका मत मीडिया में ज्यादा व्यक्त होता है, उसकी अभिव्यक्ति ज्यादा होती है। इसलिए हमें ऐसा एक लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के लोगों की हमदर्दी इजराइल के साथ है, पर ये सच नहीं है। मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े, जब भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं तो हमेशा फिलिस्तीन के हक में ही होते हैं, इजराइल के हक में नहीं हुए हैं, या उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं हुए हैं। हाँ, मीडिया उसको ज़्यादा हाईलाइट करती है, ऐसे नफरती भाषणों को, इसलिए मीडिया में ज़्यादा हमें दिखाई देता है। मैं एक और बात असमान साहब यहाँ मजाकाना तौर पर उठाना चाहूँगा, लेकिन उसमें सच्चाई भी है कि हाई कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि इतने 1000 किलोमीटर दूर के लोगों की बात आप क्यों कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्यों आप उस पर क्यों अभिव्यक्ति या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कितने किलोमीटर पर करना चाहिए?
बंगाल में जब जी। अगर किसी का अधिकार छीना जाता है तो वो 400 किलोमीटर है या 800 किलोमीटर है, जितना भी किलोमीटर है, वो मैं कर सकता हूँ या नहीं, या 50 किलोमीटर की हद में कर पाऊंगा। बदलापुर में पुलिस एनकाउंटर में एक जो बलात्कार के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया, और जी। हाईकोर्ट कह रहा है कि वो गलत है, एनकाउंटर नहीं हुआ, वो सोची समझी साजिश से मर्डर किया है उसका। तो वो बंबई के बाहर है, वो 50 किलोमीटर की दूरी पर है या कितनी दूरी पर है, तो मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ या नहीं? कितने किलोमीटर जी। के रेडियस में के दायरे में मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? ये तो एक रिडिकुलस बात है। पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इंसानियत से जुड़ी हुई है, प्यार तो मोहब्बत से जुड़ी हुई है, और ऐसा कहा जाता है ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई है, मानव अधिकारों से जुड़ी हुई है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इसलिए जी। मैं जब गाजा में इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली हिंदुस्तान में इनजस्टिस ना हो उसकी आवाज बुलंद कर रहा हूँ। गाजा जी। का प्रश्न ह्यूमन राइट से अलग नहीं है या किसी दूसरे प्लेनेट का नहीं है, इसी प्लेनेट का है और इंसानों का है। तो जी। इंसानों के अधिकारों के लिए लड़ना मेरा एक फर्ज बन जाता है, एक धार्मिक फर्ज भी बनता है, एक राष्ट्रीय फर्ज भी बनता है, और एक कानूनी अधिकार भी बनता है। जी। ओके सर, आप सभी का हमारे चैनल पर शामिल होने के लिए धन्यवाद सर।